आपका बिजनेस एक सफल आईपीओ तक कैसे पहुंच सकता है? कैसे आपका कारोबार जीत सकता है निवेशकों का भरोसा? किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपोजर, गाइडेंस और सटीक समाधान के लिए महानगर मुंबई में एक इवेंट हुआ, आईपीओ आपका भरोसा चॉइस का। जी बिजनेस का ये पहला ऐसा इनिशिएटिव था जहां बिजनेस ओनर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिला आईपीओ से जुड़ने का मौका। इस इवेंट में कई एमएसएमई ओनर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हिस्सा लिया और वो जुड़े आईपीओ एक्सपर्ट से। कार्यक्रम की शुरुआत हुई लैंप लाइटिंग से। इसके बाद चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट श्रेया पोद्दार ने एक प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद शुरू हुआ वो सेशन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, विजन टू वैल्यूएशन। इस सेशन से जुड़े मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स, मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस अनिल सिंघवी, मैनेजिंग डायरेक्टर चॉइस कमल पोद्दार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड सीए रतिराज तिब्रेवाल, जहां इन्होंने आईपीओ तक पहुंचने के हर पहलू को बारीकी से समझाया। आईपीओ की प्रोसेसिंग से लेकर लिस्टिंग तक हर जानकारी इवेंट में मौजूद लोगों को दी। नमस्कार। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। इनका इकोनॉमी के कई मोर्चों पर जीडीपी, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिविटी में बड़ा योगदान है। माना जा रहा है कि हम जैसे विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाएंगे, इनकी भूमिका और भी खास रहने वाली है। एक तरफ तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पर दूसरी बात यह भी सही है कि फॉर्मल फाइनेंसिंग के मोर्चे पर एक बड़ा गैप है। इसको ब्रिज करने के लिए वैसे तो कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज हम जो स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं वो रहेगा आईपीओस। आईपीओस के रास्ते किस तरह से आगे अग्रसर हो सकते हैं। इसमें फाइनेंसिंग के साथ साथ कई और मोर्चों पर कारोबार के नए आयाम खुल सकते हैं। कारोबार को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इसके हम बारीकी पर विभिन्न आयामों पर बातचीत करेंगे। एंड आई एम हैप्पी टू वेलकम अनिल सिंघवी जी, मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस। धन्यवाद साहब। थैंक यू। हमारे साथ हैं कमल पोद्दार साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर चॉइस इंटरनेशनल, आपका भी शुक्रिया। और रतिराज तिब्रेवाल साहब हैं, डायरेक्टर एंड सीईओ चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स, शुक्रिया आपका भी। तो आइए बातचीत के सिलसिले को हम सीधे शुरू करते हैं। अनिल जी, आईपीओ पर आने से पहले आपसे एक मैक्रो व्यू चाहेंगे। दुनिया में हम देख रहे हैं इस समय बहुत उठापटक हो रही है, अनसर्टेनिटी है कि व्यू का दौर है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है, और इन सब के बीच इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। आप भारतीय स्टोरी को और इंडियन इकोनॉमी को इस समय कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। कई बार वो जब आप शांति की तलाश में कहीं सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो वो यही कहता है कि ये बाहर की दुनिया छोड़िए, अंदर भीतर झांकिए, बाहर देखना बंद कीजिए, अंदर देखिए, शांति मिल जाएगी। अगर किसी को डर है अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, टैरिफ का क्या हो रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में जाके अपने आप मन शांत हो जाएगा। सबसे बढ़िया, सबसे ब्राइट स्पॉट पर इस वक्त जब हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हमारा देश अच्छा कर रहा है, तो दुनिया भर में इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो लगा रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस देश में हैं वो क्या कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से सही दिशा में और तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो चुके हैं और जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, जल्दी हम तीसरे नंबर पर भी पहुंचेंगे। मेरा ये समझना है ये समय भारत का है, और ये सिर्फ ये कई बार कहते हैं कि किसी किसी का वक्त आता है, हमारा दौर आया है। इस दौर में दो ही तरीके हैं पैसे बनाने के, सिर्फ दो तरीके। या तो आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस कीजिए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस स्टेज पर है,
अगले 5, 10, 15, 20 साल बिजनेसमैन के लिए गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। कमल जी, अब आप बताइए, आप पल्स को इस समय किस तरह से देख रहे हैं? टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टाइम को इस समय कैसे रीड कर रहे हैं? कारोबारी ये भी बताते हैं कि किसी भी कारोबार के लिए अनिश्चितता जो होती है, अनसर्टनिटी, वो ठीक नहीं होती है, लेकिन उन अनसर्टनिटीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो टाइमिंग्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं? सबसे पहले तो मैं टाइमिंग के ऊपर ये बोलूँगा कि पिछले 2 दिनों से इतनी बारिश हो रही है, उसके बाद भी इतनी सारी संख्या में लोग हमारे जी बिजनेस और चॉइस के निमंत्रण पे आए हैं। एक बार आप सबका जोरदार आभार, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है सौरभ जी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, यही समय है, सही समय है। जिस रफ्तार से आज देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, कोई भी बिजनेस, आज से 10 साल पहले आप और मैं जब वर्किंग करते और कोई हमको बोलता कि हिंदुस्तान डिफेंस के जो साधन है वो एक्सपोर्ट करेगा, तो शायद हम उसको हंसते कि पागल हो गया क्या। हम तो हथियार ही नहीं इंपोर्ट करते, वो हथियार को रखने का जो बक्सा है वो भी इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि हम मान के बैठे कि हम बना ही नहीं सकते। वहाँ से हम यहाँ तक आ गए कि लास्ट ईयर हमने करीब 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का नेट एक्सपोर्ट किया है। तो ये जो समय है, न केवल सर्विस इंडस्ट्री के लिए बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए, मुझे लगता है कि हम जैसे जो लोग 40-45 की उम्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। अभी मैं कल एक नंबर देख रहा था, 2024 में 91 कंपनीज आईपीओ के साथ आई मेन बोर्ड में। 1,60,000 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किए। वो 1,60,000 करोड़ रुपए जो देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए इन्फ्यूज हुए, वो नए 3 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो कोई भी चीज है, जब आप उसका कंटिन्यूशन बनाओगे तभी अपॉर्चुनिटीज बड़ी होगी। और उससे भी ज्यादा मजेदार आंकड़ा है कि एसएमई के 240 कंपनियों का आईपीओ आया। जनरली एक साल में मार्केट 220 से 230 दिन वर्किंग रहता है, तो ऑन एन एवरेज पर डे एक एसएमई कंपनी आईपीओ लेके आई और 8,700 करोड़ रुपए रेज किए सबने मिलके। वो 9,000 करोड़ रुपए जो 250, 300, 400 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी ने रेज किए, वो 9,000 करोड़ के साथ साथ वो कंपनियां 9,000 करोड़ का डेट और रेज करने के लिए एलिजिबल हो गई। आपको मैं एक सिंगल कंपनी के एग्जांपल से समझाता हूँ। एक प्रमोटर है, उसके पास लोन लेने की कैपेसिटी है, क्योंकि लोन के लिए बैंक आपकी खुद की कैपिटल को देखता है। प्रमोटर ने अपनी जितनी कैपिटल थी वो सारी डाल दी, उसके बाद उसने जितना लोन पॉसिबल था ले लिया और वो लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस में लिक्विडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब 300-400 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी, मतलब 100-150 करोड़ की टॉप लाइन है, 10-12-15 करोड़ का प्रॉफिट है, ऐसी कंपनी को और क्या रास्ता है? अगर उसको वहाँ पर 60-70-75 करोड़ रुपए अगर आईपीओ के थ्रू मिल जाते हैं, तो वो 60-70-75 करोड़ का लोन और ले सकती है, तो उसको लिक्विडिटी डबल अवेलेबल हो जाती है। और वो 100-125 करोड़ की लिक्विडिटी जो उसको अवेलेबल होती है, उससे वो कंपनी 300-400 करोड़ के मार्केट कैप से निकल के 1,000-1,500 करोड़ के मार्केट कैप में जाके खड़ी हो सकती है, जहां से वो अपनी आगे की जर्नी और स्मूथ कर सकती है। जी, तो ये जो अवेलेबिलिटी है, आज से 10 साल 15 साल पहले रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे, तो हम कैसे करते? आप लोगों ने देखा होगा, हम सब उस दौर के हैं जहां लैंडलाइन पे बात करते थे। एसटीडी केवल बुरी खबर के लिए काम में ली जाती थी, दिन में अच्छी खबर है तो शाम को ही दे देंगे, साधन ही नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आज मोबाइल आया, रेट इतनी चीप हो गई, कॉस्ट एकदम नेग्लिजिबल हो गई, हम 24/7 अवेलेबल है। जी, साइकिल ऑफ बिजनेस बढ़ा हुआ है। तो वैसे ही कैपिटल रेजिंग के साधन बढ़े हैं, देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि यही समय है, सही समय है। जी, यही समय है, सही समय है। आपने बताया जैसे कंपनीज आ रही हैं, हम ये भी देख रहे हैं Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से भी जो रुझान है, हम ट्रेंड आपके पास आते हैं, लौटते हैं।
पर फिलहाल हम रतिराज जी आपके पास आना चाहेंगे। जो ये पूरे आईपीओ की एक प्रक्रिया है, जो एक टाइमलाइन है, उसको आप थोड़ा समझा सकें। इसमें जनरली 40 वीक्स के आसपास का समय लगता है, और क्या इसको थोड़ा शॉर्टन भी किया जा सकता है? कि जनरली एक आईपीओ को लेके आने में फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब वो एक प्रमोटर के मन में आता है कि मुझे आईपीओ लाना है, वहाँ से जब तक वो लिस्ट होता है तब ये 8-9 महीने का प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन इस पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब वो स्टार्ट कर रहा है प्रोसेस, वो कितना प्रिपेयर्ड है। तो हम जनरली जब भी कंपनीज़ का आईपीओ टेक ओवर करते हैं, कोई भी असाइनमेंट लेते हैं, तो उसमें बहुत सी कंपनीज ऐसे आती है जिनके पुराने कंप्लाइंसेस नहीं हो रखे होते हैं, उनको सही करवाना पड़ता है। प्रमोटर ग्रुप आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, मतलब प्रोसेसेस में काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो उस समय उसका प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है कंपनी की, किस तरीके से डायरेक्टर्स मतलब कौन से लोग होने चाहिए जो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बने। तो बोर्ड की स्ट्रक्चरिंग हो गई, कंपनी की स्ट्रक्चरिंग हो गई, क्या कैपिटल इशू होना चाहिए, क्या प्राइस पे आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में कई बार टाइम लग सकता है। लेकिन एक हमारे पास एक्सपीरियंस ऐसा भी हुआ है, जो कंपनीज आई हैं और 6 महीने के अंदर हमने टर्न अराउंड करके लिस्ट भी किया है। ओके। तो ये जो हमने बताया है मोर और लेस 40 वीक्स का एक प्रोसेस है, बट कम बेसी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द। तो मर्चेंट बैंकर्स पोस्ट आईपीओ सपोर्ट भी किस तरह से करते हैं कंपनीज को आईपीओ के बाद? बाकी मर्चेंट बैंकर्स का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन चॉइस में हमने ये बखूबी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जिस कंपनीज का हम आईपीओज लेके आएँ, वो आईपीओ के साथ भी और आईपीओ के बाद भी हम चलें। अनिल जी आपके पास आना चाहेंगे। जो प्रमोटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनके एक अपना माइंडसेट है। उन्होंने कंपनी को फॉर्म किया है, उसको कई मुश्किलों से निकालते हुए इस चरण तक लाए हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो हमने ये भी देखा है कि वर्क डेलीगेशन में भी कई बार हेजिटेट करते हैं। टीम्स होती हैं, लेकिन वो खुद हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एचआर भी रन कर रहे हैं, कई डिपार्टमेंट्स को वो एक नज़र रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब लिस्टिंग की बात होती है, तो आप उनको, जैसे आपने कई आयाम अभी टच कर रहे थे और हमने ब्रांड बिल्डिंग का मेंशन किया, बता सकें ये कैसे सोच को भी बदलना होगा? वो कितना इंपॉर्टेंट है कि आप एक नए नज़रिए से, नई रणनीति के साथ, नए दौर में अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रखें। सौरभ, आजकल मैं जब देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ, कुछ यंग एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, पूछता हूँ कैसा चल रहा है बिजनेस। सर बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या प्लान है आगे बिजनेस का? आईपीओ लाना है। ठीक है, वो लाइफ का गोल है, आईपीओ लाना है। आईपीओ ला के क्या करोगे? लिस्ट हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? बस सर शेयर का भाव बढ़ जाएगा, फिर बस और क्या चाहिए? वहाँ से फिर शुरुआत होती है। आईपीओ लाना आपकी मंजिल नहीं है, ये आपका एक रास्ता है। और एक्चुअली लाइफ में आपने अब तक अगर कुछ अच्छा किया है, बड़ा किया है, तो ही आप आईपीओ लाने लायक है। और जब आप आईपीओ लाते हैं तो अब तक जो आपने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। असली कहानी अब शुरू होती है जब आप लिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ग्रोथ उसके बाद चाहिए। ये मार्केट वैल्यूएशन ग्रोथ को देता है। जिन कंपनियों में ग्रोथ नहीं होती उनको आपको पता है कि सिंगल डिजिट के पी मल्टीपल होते हैं। हाई ग्रोथ कंपनियों की वैल्यूएशन अलग होती है। और ये मार्केट जितना आपको प्यार करता है उतना ही डिमांडिंग भी है। अगर आपको बहुत वैल्यूएशन दे रहा है तो आपसे बहुत डिमांड करता है कि आप हर क्वार्टर, सोने नहीं देगा आपको, दिन रात काम करवाएगा। अब तक जो किया वो भूल जाइए। अब तक आप आईपीओ की लिस्टिंग के पहले आप सिर्फ अपने लिए कर रहे थे। अब आपके फिर हज़ारों इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी आपको जागना पड़ता है, उसके लिए भी काम करना पड़ता है। तो ये एक जिम्मेदारी वाला काम है। मैं कुछ प्रमोटर से ऐसे भी मिला हूँ, उनको लगता है कि आईपीओ आ गया, लिस्ट हो गए, जीरो डेट कंपनी है, पूछते हैं कि और थोड़ा पैसा चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हम कहते हैं थोड़ा डेट रेज कर लो, पैसा ले लो, आपकी तो जीरो डेट है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो पॉजिटिव। ना, डेट क्यों लेना है? इसमें तो ब्याज भी देना पड़ेगा, पैसा वापस भी चुकाना पड़ेगा। शेयर इश्यू कर देते हैं, उसमें पैसा वापस थोड़ी देना है। तब उनको समझाना पड़ता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मच मोर हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। वो लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है।
तो आईपीओ के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है, लिस्टिंग के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती है। आपको ऐसे में ये बहुत ज़रूरी कि आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो। कमल जी, आप ये बता सकें, ये एसएमई आईपीओस में जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के मोर्चे पर जो इवॉल्व जिस तरह से हो रहे हैं, आप उसका स्वागत करते हैं? मतलब जो निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है इससे वो बूस्ट होगा? निश्चित रूप से सौरभ जी, जितनी चीज़ें रेगुलेटेड होगी उतनी साइज बढ़ेगी। बदमाशी करने वालों के लिए हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने वास्तव में अपने जीवन के 10-15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन का बेस तैयार करने के लिए दिए हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं अपन कि आज आईपीओ आ रहा है, लेकिन वो आईपीओ तक की जो जर्नी उसने तय की है, उसने वहाँ से शुरू किया जब वो खुद के पैसे या अपने फ्रेंड सर्कल या परिवार से उधार पैसे लेके आया, और उसने वहाँ से कोई छोटी सी दुकान से या एक छोटी सी फैक्ट्री से काम शुरू किया, और आज जब वो 300-400 करोड़ का काम करने लग गया, वो 25-30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाने लग गया, तब आप उसको आईपीओ के लिए तैयार कर रहे हो। तो उसने अपना पूरा खून पसीना वहाँ पे लगाया है, और वो यहाँ से भी आगे 10 गुना 20 गुना करने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर जितनी कम चीटिंग होगी, जितना स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होगा, जितने फिल्टर होंगे, वो उस प्रमोटर के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, आज आप देख रहे हो छोटे छोटे इन्वेस्टर हर आईपीओ के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर क्या एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसको ये कॉन्फिडेंस आया है कि रेगुलेटर लगातार चीज़ों को देख रहा है। वहाँ पर उसको एक कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें खराब नहीं होगी, रेगुलेटर ने चीज़ें अच्छे से चेक की है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज इतने मल्टीपल जो सब्सक्रिप्शंस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा जो लोग इसको ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं। रतिराज जी, एक और पहलू आप बताएं। ये जैसे अभी कमल जी ने बताया कि इन्वेस्टर्स का जिस तरह से जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स किस तरह के प्रमोटर्स पर ज़्यादा दाव खेलना चाहते हैं? लेगेसी बिजनेसेस हैं, फैमिली बिजनेसेस, उनमें अच्छे गवर्नेंस है, और न्यू एज फाउंडर्स हैं, वो डिसरप्ट कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली फैमिली रन बिजनेसेस की बड़ी संख्या है, पर जो नए उद्यमी आ रहे हैं वो पूरा पलट रहे हैं गेम को ही। तो आपका क्या असेसमेंट है? सर, ये जो इन्वेस्टर का समुदाय है ना, ये भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। हर तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। तो कुछ इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट पसंद आता है, प्रोमोटर्स, न्यू एज प्रोमोटर्स की जो डिसरप्शन कैपेबिलिटी है, उनके आइडियाज़ है, वो पसंद आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये 10-20 सालों में ये वेंचर कैपिटलिस्ट आए, प्राइवेट इक्विटी आए, जो पहले नहीं होते थे। ट्रेडिशनल बिजनेस तो हमेशा रहे, लेकिन इस टाइप के इन्वेस्टर सेट हैं जिनको ये पसंद आता है। एंड जब तक कैपिटल मार्केट में इस टाइप के कंपनीज आती हैं, तब तक वो काफ़ी मैच्योर लेवल पे आ चुकी होती हैं। एंड उस समय उनका जो गवर्नेंस है, उनके साथ में जो लोग पहले से खड़े हैं, चाहे प्राइवेट इक्विटी के तरीके से हो गए या जो भी, तो वो भी कॉन्फिडेंस उनका, जो नए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली, वो उनका कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ के आता है। तो ऐसे दो तरीके के मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टर्स हैं जो कि चाहे क्या वो न्यू एज कंपनीज में भी डालते हैं पैसे, और ट्रेडिशनल बिजनेस में तो डालती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रोमोटर्स की इंटीग्रिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, जो सर्वा है, जिसके बेसिस पे हम लोग भी चयन करते हैं कंपनियों का जिनको हम कैपिटल मार्केट्स में लेके आएँ। अगर प्रोमोटर अच्छा है और बिजनेस में स्केलेबिलिटी है, तो दोनों तरीके से जो बिजनेस है वो चल सकते हैं। इसी बात को अनिल जी आपसे क्यों लेना चाहेंगे? आईपीओ उन प्रोमोटर्स को लाना चाहिए जिनके अंदर आग हो, आगे बढ़ने की बहुत ज़बरदस्त वो अर्ज होनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये मार्केट, मतलब वो कई बार लोग कहते हैं कि आप 9 to 5 जॉब करें, वर्क लाइफ बैलेंस रखें, ठीक है। एक बार प्रोमोटर बन के आप लिस्ट हो गए, और अगर आपने कोई भी 20, 25 या 30 के पी मल्टीपल से ऊपर अपनी कंपनी लिस्ट करवा ली, तो फिर ये मार्केट आपको कभी सोने नहीं देगा। ये दिन रात काम करवाने वाला है। और दूसरी चीज़, वो प्रमोटर ही बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे इस मार्केट में जो ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी वाले हैं। तो जैसे अनिल जी ने कहा, एक फायर होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की, एक ख्वाब होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, और साथ में इंटीग्रिटी भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। सो वी आर टुवर्ड्स द एंड, एब्सोल्युटली एंड। और अब हम चलते हुए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। तो रतिराज जी, हमने विभिन्न पहलुओं पर बात की है,
आईपीओस के अभी तक के जो सफ़र रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, उसमें क्या लर्निंग्स रही हैं? एक दो लर्निंग्स आप चलते हुए बता दें। लर्निंग्स तो बहुत रही हैं क्योंकि इन ब्रीफ एक दो बता दें। हमने भी काफ़ी सीखा है आईपीओ की जर्नी जब हमने शुरू की और आज जो पहुँचे। जो मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, प्रोमोटर्स को, कि एक तो जो मार्केट आपको पसंद करता है, जो हमने पहले अनिल सर ने भी पहले बताया कि स्केलेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर में आग, वो बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी तो नो डाउट बिना उसके चल नहीं सकती। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली कंपनी में होने चाहिए। कंप्लायंस एंड ऑल भी काफ़ी, हमने जो भी आईपीओस हम लोग असाइनमेंट्स करते हैं उसमें कंप्लायंस इशू बहुत सारे होते हैं जो कि पहले से टेक केयर किए जा सकते हैं अगर प्रॉपर उनके पास ऑडिटर्स, कंसल्टेंट, कंपनी सेक्रेटरीज है तो काफ़ी टाइम सेव हो सकता है, जो कि हम लोग को प्रिपरेशन का जो मैंने आपको बताया कि टाइम ज़्यादा लगता है वो अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कंपनी की कैसी पोजीशनिंग करनी है, उसकी क्या वैल्यूएशन आएगी, वो तो ओके। कमल जी, चलते हुए आप बताइए, जो आज बड़े कंपनीज हैं वो भी तो एमएसएमईज ही तो थे। एक जर्नी है, एक सफ़र है, और उनके सफ़र में ये लिस्टिंग्स की कितनी बड़ी भूमिका रही है जिस मुकाम पे वो अब पहुंचे हैं? निश्चित रूप से सही समय पे उन्होंने अगर लिस्टिंग का निर्णय लिया और सही समय पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंड रेजिंग उन्होंने अच्छे से किया है, तो वो इस ग्रोथ पाथ के ऊपर नेचुरली फ्रंट रनर लीडर हैं जो मार्केट को लीड कर रहे हैं। और राइट टाइम इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जिन्होंने ऑलरेडी किया है उनके लिए आगे का पाथ उतना अच्छा है, और जो लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं जो रतिराज जी से आपने सवाल किया उसका एक खाली मैं छोटा सा बोलना चाहूँगा कि ये जो हमने 9 आईपीओ पिछले 2 साल में किए, तो जो प्रमोटर ने सीखा, जो कंपनियों ने सीखा, वो तो सीखा ही सीखा, हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो 9 कंपनियों की जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस थी वो हमने सीखी। उन कंपनियों को जो सेल करने के लिए हम इन्वेस्टर्स के पास गए, उन्होंने जो अच्छी बातें बताई वो हमने सीखी। इन 9 कंपनियों के लिए हम मीडिया के पास गए, उन्होंने जो हमसे चीज़ें पूछी वो हमने सीखी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही जिसमें एक प्रमोटर ने जो सीखा वो उतना का उतना हमने भी सीखा, तो हम 9 टाइम मैच्योर हो गए। बेहतरीन। तो ये सफ़र है, चलता रहना चाहिए, ऐसा ही चलता एक लर्निंग है। तो इसी नोट पर हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। जी हाँ, जिस तरह से जो एमएसएमई के उद्यमी हैं वो अपने जज्बे, अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं, उम्मीद करते हैं इसी तरह वो कदम बढ़ाते रहेंगे, चुनौतियों में नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशेंगे, उनको भुनाएंगे और नई स्ट्रैटेजी के साथ अग्रसर होंगे। हमारी ओर से उन सभी को शुभकामनाएं। फिलहाल अनिल सिंघवी जी, मैनेजिंग एडिटर, जी बिजनेस, थैंक यू। कमल पोदार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, चॉइस इंटरनेशनल, आपका भी शुक्रिया। और रतिराज टेब्रेवाल, डायरेक्टर एंड CEO, चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स, धन्यवाद। और आप सबका भी शुक्रिया, थैंक यू।